ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। ये हमारा लेक्चर सेकंड है। कल हो नहीं पाया था, कोई ग्लिच था, पता नहीं क्या हो रहा था कल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू से लिया था कि सेल क्या होता है, उसके बारे में ना ये सब। तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हल्का सा ओवरव्यू रहता है बताने वाला, हालांकि थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में रहता है, ओवरव्यू वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा रहता है, लेकिन उसको स्किप करते हुए आज हम डायरेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं। इतना मैं आपको बता चुका था फर्स्ट लेक्चर में कि सेल दो तरह के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इन दोनों में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, इन दोनों मतलब बातों में कि सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किसी को इसमें डाउट है कि सेल दो तरह के होते हैं? ओके, नहीं है डाउट। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं हम आज उनको पढ़ेंगे। देखो, हम देखते हैं कि सेल में क्या क्या रहता है सबसे पहले। ठीक है, तो अगर मैं देखूं सेल में क्या क्या रहता है ना, तो ठीक है। देखो, अगर जब मैंने सबसे बाहर देखा, अपने सेल के सबसे बाहर देखा, जब मैंने अपने सेल के सबसे बाहर देखा तो मुझे एक एनवलप दिखा। एनवलप मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी लेयर्स का एक गठबंधन सा है, बहुत सारी लेयर्स का। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया? सेल एनवलप। जब मैंने उसको अच्छे से देखा, मुझे देखा कि तीन परत है, इनकी तीन परत। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली परत है उसको मैंने नाम क्या दिया? अंदर से स्टार्ट करते हैं अपन, अंदर वाली परत से। जो सबसे अंदर वाली परत है उसको हमने नाम क्या दिया? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर जो परत है उसको क्या नाम दिया? सेल वॉल। और जो उसके भी बाहर परत है उसको क्या नाम दिया? ग्लाइकोकेलिक्स। अच्छा, अब इनमें से कौन सी वो परत है, वो कौन सी लेयर है जो आपको, मैंने आपको 3 सेल करवाए थे ओवरव्यू में, है ना, एक एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरियल। वो कौन सी परत है जो यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, यहाँ भी मिलती है, तीनों में मिलती है? फर्स्ट लेक्चर इन्होंने देखा है वो बताएं। सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट। अच्छा, वो कौन सी परत है जो सिर्फ यहाँ और यहाँ मिलती है? जो सिर्फ प्लांट और बैक्टीरिया में मिलती है? चलो, सेल वॉल। सेल वॉल। वो कौन सी परत है जो सिर्फ यहाँ मिलती है बैक्टीरिया में? ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब क्लियर है ना? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, ओके, तो ये परत हो गया। हरीश भैया, हरीश भैया, हरीश भैया, मैम, चलो ठीक है। तो ये तीनों की तीनों मैंने आपको ये बता दी परत, है ना? ठीक है, मेम्ब्रेन के बारे में आपको क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको मेरी तरफ से हल्का सा आपको इनके बारे में आपको हल्की हल्की नॉलेज हो चुकी है ना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा, जब हम सेल के अंदर गए, है ना, हमने देखा कि सेल के बीचों बीच सेंटर में क्या था? जेनेटिक मटेरियल था। क्या था? जेनेटिक मटेरियल था। जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके पास सेल में जो कुछ है उस सब की इन्फॉर्मेशन हो। और ये क्या था? क्योंकि देखो, बैक्टीरियल सेल की डिस्कवरी बाद में हुई थी, पहले तो आया पहले था। देखो मेरी बात सुनो, सपोज़ करो आपके पास एक 10 का सिक्का है और एक 100 का नोट है। ठीक है, अब हम सबको पता है पहले तो सिक्के चलते थे ना, और नोट बाद में आए। अब आप कुछ ढूंढ रहे हो, है ना, तो आपको सबसे पहले देखो, आप खुद देखो, आपको क्या दिखेगा? जो नोट बड़ा होता है, पहले नोट मिलेगा या सिक्का मिलेगा जब कुछ ढूंढोगे? तो आंसर दो। कॉइन सर। है ना? नहीं सॉरी, क्या कॉइन मिलेगा पहले? नहीं सर, नहीं, नोट मिलेगा पहले। नोट मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, हमने यूकैरियोटिक सेल को पहले डिस्कवर किया था। पहले यूकैरियोटिक सेल मिला था, लेकिन आया तो पहले दुनिया में पहले प्रोकैरियोट आया था, लेकिन डिस्कवरी में हमने यूकैरियोट पहले डिस्कवर किया। और यूकैरियोट में हमें क्या था? हमें जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मिली थी यूकैरियोटिक सेल में, वो थी न्यूक्लियस। क्या थी? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हमने देखा प्रोकैरियोटिक जो सेल है हमारा, यहाँ पर भी सेंटर में कोई स्ट्रक्चर था, है ना? तो ये न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन न्यूक्लियस जैसा था, इन्फॉर्मेशन जेनेटिक कैरी करता था। और बायोलॉजी में जब किसी शब्द के लिए जैसा यूज़ करना था, हम उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं?
ओइड, तो हमने इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोइड। क्या बोल दिया, न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, तो आपको न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया है ना, न्यूक्लियोइड के बारे में पता चल गया। हम अब हम देख रहे हैं, हम अब मेम्ब्रेन के साथ साथ चलते हैं। हरीश भैया आवाज़ कम करो, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, आवाज़ मत करो, है ना। नॉइस कैंसिलेशन नहीं है ना, पंखा बंद करना पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोइड, सही है, न्यूक्लियोइड आपको बता दिया। आगे देखो, अब देखो मैंने देखा, जब मैं इसका बाहर का स्ट्रक्चर देख रहा था, मैं बाहर की तरफ जा रहा था, मुझे एक टेल सी दिखी, एक लंबी सी पूंछ सी दिखी। इस पूंछ को मैंने क्या नाम दे दिया, फ्लैजिला, समझ लो। फिर मैं आगे और जा रहा था, मुझे क्या दिखा, मुझे ब्रश जैसे स्ट्रक्चर दिखा, जैसे हमारा टूथब्रश होता है ना, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, फिम्ब्रे। फिर मैं आगे गया गया गया, मुझे ट्यूब्स दिखी, क्या दिखी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, पिलाई, समझ लो। तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं देखा। तो मुझे जो मेरा प्रोकैरियोटिक सेल है, उससे मुझे तीन प्रोजेक्शंस नजर आई, जो मेरी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से निकल रही हैं, 3 उभार नजर आए। कौन कौन से, पहले उभार का नाम क्या मैंने रखा, फ्लैजिला, दूसरे का क्या रखा, फिम्ब्रे, तीसरे का क्या रखा, पिलाई। अच्छा, अब इनमें से ट्यूब लाइक कौन से है बताओ, पिलाई। ओके, और इनमें से ब्रश लाइक कौन सा है, फिम्ब्रे। अच्छा, ये फिम्ब्रे सबसे पहले किसने बोला था, ओके, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव आंसर, किसने पहले कर दिया था आंसर, ईशान। ओके ओके, तो हमारे पास अब लास्ट में क्या है, जो टेल लाइक कैसा है, फ्लैजिला। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 स्ट्रक्चर जो बाहर है। अब हम अंदर चलते हैं सेल के। जब हमने अंदर देखा, हमें क्या नज़र आया, हमें ऐसे हमने देखा, देखो ऐसा है कि ये ना आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत 5-7 साल हो गए इसे तो बनाए, है ना। चलो ये देखो, ये थोड़ा ठीक कर दिया मैंने। देखो अब जो आपकी मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, ठीक है, वही मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्डिंग है, समझ लो, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला मैंने, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मैंने एक नाम दिया, इसका मैंने नाम क्या रखा, मीसोसोम। क्या नाम रखा, मीसोसोम। ठीक है, उसी तरह से मुझे क्या दिखा, फिर मुझे और इनफोल्डिंग दिखी, है ना। लेकिन इन ये वाली जो इनफोल्डिंग थी, इसमें क्या था, इसमें ना कलर लगे हुए थे, कलरफुल सब्सटेंस लगे हुए थे, पिगमेंट्स साथ में, रेड कलर के, है ना, ग्रीन कलर के, और इनका मैंने क्या नाम दिया, क्रोमेटोफोर। क्या नाम दिया, क्रोमेटोफोर। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया, है ना। अच्छा, अब फिर मैंने देखा जेनेटिक मटेरियल कौन सा था सेल में, सेल का जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है बताओ, न्यूक्लियोइड। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने देखा जेनेटिक मटेरियल से मिलता जुलता एक और सब्सटेंस था सेल में, जेनेटिक मटेरियल से मिलते छोटे छोटे और सब्सटेंस थे। ये एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल तो नहीं था, मतलब मेन जेनेटिक, ये एक्चुअल नहीं, ऐसा बोलूँगा, मेन जेनेटिक मटेरियल तो नहीं था, लेकिन उसके जैसा था। इसको मैंने क्या नाम दिया, प्लास्मिड। क्या नाम दिया, प्लास्मिड। अब मुझे बताओ, अपने मन में सोचो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन नहीं पता। मैंने अपनी तरफ से सारे बता दिए, आपको अगर कोई लग रहा है तो मुझे बताइए। राइबोसोम। ओके, राइबोसोम्स। ठीक है, देखो ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कुछ दानेदार, एनसीईआरटी दानेदार के लिए शब्द यूज़ करती है ग्रेनुलर। क्या शब्द यूज़ करती है, ग्रेनुलर। एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखा, जिसका नाम क्या रख दिया हमने, राइबोसोम। ठीक है, तो और जो राइबोसोम है ना, देखो जब आप ओवरी ऑफ द सेल पढ़ोगे, वहाँ पर एक लाइन आपको मिलेगी, राइबोसोम इज ए कॉमन ऑर्गेनेली। राइबोसोम क्या है, कॉमन ऑर्गेनेली। कॉमन ऑर्गेनेली का मतलब आपको यूकैरियोट में भी मिलेगी और प्रोकैरियोट में भी मिलेगी। फिर सर पता कैसे लगेगा कि यूकैरियोट का राइबोसोम कौन सा और प्रोकैरियोट का कौन सा है। प्रोकैरियोट के राइबोसोम का जो नाम है वो है 70S और यूकैरियोट के राइबोसोम का नाम क्या है, 80S। ठीक है, ये इनके अलग अलग नाम हैं, क्यों है वो अपन करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि राइबोसोम कॉमन ऑर्गेनेली है। दूसरा पॉइंट याद रखो कि राइबोसोम कैसी है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। कैसी है,
membraneless। ऑर्गेनेल। ठीक है, इस पेज में कोई डाउट तो मुझे बताइए। ओके, नहीं है डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये यहाँ से पढ़ते हैं आज अपन। ठीक है, तो नहीं ये नहीं पहले पढ़ेंगे, पहले ये पेज 1 है। ठीक है, ये पेज क्या है, 1 है। ठीक है, ये 2 है, मैं जब इसको अपलोड करूँगा तो ठीक कर दूँगा। ठीक है, तो हाँ, अब हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से होते हैं, बैक्टीरियल सेल। अब जो बैक्टीरियल सेल है ना, वो 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। हमारे यहाँ पर आज की डेट में बैक्टीरिया को 2 मेन क्लासेस में डिफाइन किया गया है। एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया मतलब होते हैं लेटेस्ट या नए बैक्टीरिया है, समझ लो। आर्की मतलब पुराने, समझ लो, पुराने बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कितने तरह के हैं, 2 तरह के हैं, है ना। यू बैक्टीरिया में फर्दर क्लासेस हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद करने हैं। इन तीनों की डिटेल हम करेंगे एक चैप्टर में, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में। अभी के लिए सिर्फ नाम याद कर लो। ठीक है, अच्छा, अब जो बैक्टीरिया है ना, जैसे याद करो हमने देखा था सेल्स की अलग अलग शेप थी, है ना। कोई स्क्वायर शेप था, कोई कॉलमनर था, कोई स्फेरिकल था, है ना, कोई लॉन्ग था, कोई लार्ज था। उसी तरह से बैक्टीरिया के जो सेल हैं इनकी भी अलग अलग शेप है, लेकिन इनकी शेप के जो नाम है वो अलग से हैं। उनके नाम ऐसे हैं कुछ। एक है बैसिलस। क्या नाम है, बैसिलस। बैसिलस मतलब होता है रोड शेप। क्या मतलब, रोड शेप, सही है। और एक है नाम क्या है, कोकस। क्या नाम है, कोकस। कोकस का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल। क्या मतलब होता है, स्फेरिकल। एक है विब्रियो। विब्रियो का मतलब कोमा शेप। एक है स्पाइरलम। स्पाइरलम मतलब स्पाइरल शेप। सर आपने बता तो दिए, क्योंकि आपके सामने तो लिखे हुए हैं, तो याद कैसे करेंगे हम। देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं याद करवाता हूँ आपको। बैसिलस, है ना। अच्छा, अब इसमें अगर सपोज करो ये इसमें आई निकाल दो तो सिंगुलर हो जाता है। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ये नहीं पूछता मास्टर गेट वाला। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बात करते हैं बैसिलस की। ठीक है, अब अगर तुम्हारे बैसिलस में, मतलब सॉरी, आपने बैट देखा, बैट देखा कभी किसी ने, ओके। तो आप सबने बैट देखा है, तो बैट की शेप कैसी होती है, बैट ऐसा नहीं होता जैसे मैं बना रहा हूँ, है ना। यस सर। तो ये कैसी शेप है, ये लगभग रोड शेप है, जैसे कि कोई, मतलब समझ रहे हो, रोड शेप। तो बैसिलस को कैसे याद रखोगे, बैट की शेप जैसे रोड शेप। ठीक है, और आपको देखा बैट के साथ जब हम बॉल खेलते हैं तो बॉल कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे खेलते हैं वो 30-40 रुपये की बॉल आती है, क्वालिटी भी ठीक होती है और होती भी ठीक है, कोस्को की बॉल है। ये जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर लगाए हुए हैं उनको याद है ना। यार ये फिर से आज ये हो क्या रहा है। अच्छा ठीक है, चलो, उसको क्या बोलते हैं, कोस्को। तो कोस्को की बॉल आती है, कोस्को कंपनी का नाम है। और बॉल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो ये किसकी कैसी है, स्फेरिकल शेप। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा आपको, है ना। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट अपन याद करेंगे स्पाइरलम। क्या याद करेंगे, स्पाइरलम। ठीक है, स्पाइरलम नाम से पता लग रहा है कि स्पाइरल, है ना, स्प्रिंग जैसा। तो ये नाम से ही पता लग रहा है इसका नाम कैसा है, स्पाइरलम। ठीक है, तो ठीक है, अब एक बचता है विब्रियो। मेरी बात सुनो, जब आपकी जो वी है, अगर आप वी को ऐसे लिख दोगे तो कोमा ही लगेगा ना, तो उसको क्या बोल दोगे, कोमा शेप। क्या बोल दोगे, कोमा शेप। ठीक है, और मुझे बताओ बैसिलस की शेप कैसी होगी, रोड शेप। कोकस की स्फेरिकल, स्फेरिकल। और स्पाइरलम की स्पाइरल जैसी, और विब्रियो जो बच गया वो कौन सी है, कोमा शेप। ठीक है, मुझे आपको ये उम्मीद है आपको ये याद हो जाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, अब ये एक पॉइंट ये याद रख लेना, इस पर जो सबसे कॉमन शेप है ना वो कौन सी है, बैसिलस। बैसिलस इज दी मोस्ट कॉमन शेप ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब की बार जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मतलब कम थोड़ा जल्दी करने वाला सिनेरियो अपनाएंगे अपन। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेल एनवेलप। किसकी बात करते हैं, सेल एनवेलप। ठीक है, अब जो सेल एनवेलप है मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ा बहुत सेल एनवेलप के बारे में। सेल एनवेलप के बीच में 3 परतें थी, कौन सी, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
इसको एक ही पेज पर मैंने समराइज़ कर दिया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सारे पॉइंट्स उसमें हैं, है ना। देखो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, सबसे पहले लिखती है कि ये तीनों लेयर्स के अपने अपने फंक्शन हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, तीनों लेयर्स के अपने अपने फंक्शन हैं, लेकिन एक फंक्शन इन सब का कॉमन है। क्या कह रहा हूँ, एक फंक्शन वन फंक्शन इज कॉमन अमंग देम। क्या कहा मैंने, वन फंक्शन इज कॉमन अमंग देम, ठीक है। और वो कौन सा है, प्रोटेक्शन। क्या है, प्रोटेक्शन। तो आपकी एनसीईआरटी कैसे लिखती है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है ऑल द सेल मेम्ब्रेन द सेल एनवेलप एक्ट ऑल ऑफ देम एक्ट एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सही है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, है ना। ओके, अब बात करते हैं इन तीनों का काम क्या है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की, सबसे अंदर वाली लेयर की। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, अगर कोई आपसे पूछे कि वो कौन सी ऑर्गेनेली, मतलब वो कौन सा सेल का पार्ट है जो लगभग यूकैरियोटिक से सबसे ज़्यादा मिलता है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमारी और प्रोकैरियोट की लगभग मतलब हमारी और प्रोकैरियोट की लगभग एक जैसी होती है। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल, सिलेक्टिवली परमिएबल। ये किसी किसी सब्सटेंस को जाने देती है और किसी को नहीं जाने देती, तो इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। समझ रहे हो, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे सेल में लचीलापन प्रोवाइड करने के लिए सेल के पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये पॉइंट ना, ये राजस्थान पीजीटी टीजीटी में आया हुआ है कहीं, ठीक है। तो मैंने थोड़े दिन पहले पेपर सॉल्व किया था, पुराने बच्चों को तो नहीं बताया हुआ, अब बता रहा हूँ। तो इनके पास क्या है, इनके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बैक्टीरिया के पास। इनके पास क्या होता है, होपेनोइड्स होते हैं। क्या होते हैं, होपेनोइड्स, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लचीलापन सा प्रोवाइड करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह है, यूकैरियोटिक सेल की तरह है, किसी किसी सब्सटेंस को अलाउ करती है, और कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या होता है, होपेनोइड होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बाहर निकलते थोड़ा बाहर निकलते हैं, तब क्या आ जाती है हमारे पास, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के अंदर किसकी बनी होती है, मुझे बताना। सेल वॉल प्लांट के अंदर किसकी बनी होती है, सेलुलोज। ओके। दामिनी आप क्लास में हो, यस सर। जवाब नहीं दे रहे आज। हाँ सर, फोकस सुन रही हूँ, तबीयत नहीं थोड़ी ठीक थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेड अप ऑफ, यहाँ सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइड, सेलुलोज की। है ना। सॉरी, प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और बैक्टीरिया सेल में किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन एक सख्त सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, सख्त सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी और पेप्टाइडो मतलब प्रोटीन भी है, और प्रोटीन तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, तो सख्त तो होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को। क्या प्रोवाइड करता है, शेप। और क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड स्ट्रक्चर। कैसा सब्सटेंस है, जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, ठीक है। प्रिवेंट्स बैक्टीरियल सेल फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ये क्या करता है, आपके जो बैक्टीरिया के सेल है उसको फटने और पिचकने दोनों से बचाता है, ठीक है। अब ये कैसे बचाता है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर का पार्ट है ना। तो अभी इसके लिए याद रखो कि अगर कोई चीज़ सख्त है, देखो ये क्या करता है, मेरी बात सुनो। देखो आप खुद से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ, ये अगर सख्त है तो आप खुद सोच सकते हो कि ये फटने तो नहीं देगा, क्योंकि ये बढ़ेगा ही नहीं आगे। समझ रहे हो, फटने का तो अंदाज़ा लग ही जाता है बंदे को, या नहीं लग रहा। चीज़ को फटने तो नहीं देगा ना, क्योंकि दीवार है, वॉल है, फटने तो नहीं देगा, है ना। तो अच्छा यस नो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या फटने देगा या नहीं देगा, नो। ओके, है ना। तो अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या पता क्या करता है, ये आपकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन जैसे अब इसका ये सब ये ब्लू कलर ही है ना, तो बस ठीक है, फिर तो चलने दो ब्लू कलर। ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को यूँ पकड़ के रखता है, समझ रहे हो। कई बार क्या होता है, जब अंदर पानी कम होता है ना, तो जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन पिचकने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है, पिचकने की। लेकिन ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को पकड़ के रखता है ऐसे, है ना। अब पकड़ के रखेगा ना तो पिचकने नहीं देगा। जो इसकी शेप अपने बनाई है ना, ये वाली,
इस शेप में आने नहीं देगा मेम्ब्रेन को। तो सेल को पिचकने एवं मतलब फटने दोनों से बचाता है। कोई दिक्कत है बताइए? नो सर। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, है ना। अब बात करते हैं आगे सेल ग्लाइकोकेलेक्स की। किसकी बात करते हैं? ग्लाइकोकेलेक्स की, ठीक है। अब जो ग्लाइकोकेलेक्स है, देखो आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलेक्स। ये मैंने भाई जल्दी जल्दी में लिखा है, मैं एक पॉइंट लिखना भूल गया इसमें, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐड कर लेना, है ना। तो देखो अब जो ग्लाइकोकेलेक्स है उसमें क्या रहता है, देखो जो तुम्हारा ग्लाइकोकेलेक्स है ना, जो तुम्हारा ग्लाइकोकेलेक्स है, अगर ग्लाइकोकेलेक्स क्या है? लूज है। क्या मैंने बोला? ग्लाइकोकेलेक्स कैसा है? लूज है। लूज मतलब कि आप कह सकते हो कि मतलब एक अच्छा सा यूनिफॉर्म नहीं है, लूज सा स्ट्रक्चर है। जैसे आप लगा लो जेल जैसा, है ना, मतलब जेल होती है जैसे, है ना, वैसा स्ट्रक्चर है। तो लूजली अटैच, तो इसको क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर, जैसे जेली जैसा है। और अगर ये कैप्सूल है, कैप्सूल मतलब अगर ये हार्ड जैकेटेड है तो इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। लूज है तो क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और अगर हार्ड जैकेटेड है तो कैप्सूल। सर ऐसा क्यों होता है? ग्लाइकोकेलेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो चाहे स्लाइम लेयर हो या कैप्सूल हो, ये डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? उसके फंक्शन के ऊपर। सपोज करो, अब मेरी बात सुनो, अगर एक बड़ा स्मूथ शाइनी सा स्ट्रक्चर है ना, मेरा मन है किसी चीज़ से चिपकने को। सपोज करो यहाँ पर एक दीवार है, मुझे इसे चिपकना है, तो मुझे स्मूथ शाइनी स्ट्रक्चर चाहिए या पतला सा चिपचिपा सा स्ट्रक्चर चाहिए चिपकने के लिए? चिपचिपा सा, पतला सा, है ना। तो जो स्लाइम लेयर है ना, वो कैसी है? लूज शीट है ना, लूज शीट है। और क्या करती है? हेल्प्स इन, अब यहाँ ये पॉइंट लिखा नहीं मैंने, आप लिख लेना, है ना। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट। किस में हेल्प करती है? अटैचमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। तो अच्छा, अब जब अटैचमेंट, अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो क्योंकि ये पतला सा ना जेल है। अब जेल को जेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेल के अंदर बहुत सारा पानी होता है ना, तभी उसे जेल बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि सेल को जब ड्राइनेस होती है ना, तो वही सेल बचता है जिसके पास स्लाइम लेयर हो। तो क्या करता है? प्रिवेंट्स डेसिकेशन एंड मिनरल लॉस। तो सेल को क्या करता है? डेसिकेशन और मिनरल लॉस से बचाता है, समझ रहे हो। तो ग्लाइकोकेलेक्स इज ऑफ टू टाइप्स। इफ इट इज लूजली अटैच्ड टू द सेल वॉल इट फॉर्म स्लाइम लेयर। और यहाँ लिख लेना टाइटली अटैच। क्या लिखोगे? टाइटली अटैच। अगर टाइटली अटैच है तो क्या बन जाएगा? कैप्सूल। स्लाइम लेयर कैसी होती है? लूज एंड शीथ। और कैप्सूल कैसी होती है? थिक एंड टफ। कैसी होती है? थिक एंड टफ, ठीक है। और ये कैसी है? वो थी लूजली अटैच, और ये कैसी है? टाइटली अटैच। फिर इसका काम क्या है? सपोज करो, इसका काम मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। सपोज आपने कभी देखा है जैसे अगर कोई हमारी बॉडी जब जंग होती है तो क्या होता है, जो योद्धा होते हैं ना, वो अपने लिए वो पहनते हैं, वो कवच पहनते हैं, है ना, अपने आप को बचाने के लिए, है ना। अब जो ये बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया है, अगर वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, क्या है? डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया, है ना। तो किसी भी बैक्टीरिया की डिसीज कॉजिंग एबिलिटी, यानी उसको बीमारी करने की क्षमता को बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। क्या बोलते हैं? पैथोजेनिसिटी, समझ रहे हो। तो अगर किसी के पास, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी के पास अच्छी सी लेयर है, मोटी ताज़ी फर्स्ट क्लास स्मूथ लेयर, तो वो ज़्यादा डिसीज कॉज कर पाएगा, या किसी के पास पतली सी लेयर है वो ज़्यादा डिसीज कॉज कर पाएगा? जिसके पास पतली है वो डिसीज कॉज कर पाएगा। अरे मेरी बात सुनो, देखो एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ बनाते हैं अपन, यहाँ पर मेरी बॉडी के योद्धा बैठे हैं। क्या बैठे हैं? मेरी बॉडी के डिफेंस सेल्स, यानी मेरी बॉडी के सोल्जर्स बैठे हैं, समझ रहे हो। ये बैठा एक, ये बैठा दो, ये बैठा तीन, है ना। और यहाँ कौन बैठा है? यहाँ बैठे हैं, यहाँ आ रहे बैक्टीरिया। कौन आ रहे हैं? बैक्टीरिया, लड़ने के लिए इनसे। एक बैक्टीरिया के पास क्या था? एक पतली सी स्लाइम लेयर थी जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, है ना। ये पतली सी स्लाइम लेयर जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। और एक बैक्टीरिया के पास क्या था? मोटी ताज़ी कैप्सूल की लेयर है ना, ठीक है। दोनों ने बीमारियां फैलानी है हमारी बॉडी में। क्या करनी है? बीमारियां फैलानी है। ज़्यादा बीमारी कौन फैलाएगा? ये वाला या ये वाला?
अरे मेरी बात सुनो, ये हमारे सेल इनसे लड़ेंगे, कौन जल्दी मर जाएगा? अरे 1 नंबर वाला जल्दी मरेगा ना, क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोटेक्शन ही नहीं है, सेकंड वाले के पास प्रोटेक्शन है ना? तो ये ज़्यादा, तो मुझे बताओ ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक कौन सा है? कौन हमारे लिए ज़्यादा डिसीज कॉजिंग है ना? तो कौन करेगा? ये करेगा सेकंड वाला। सेकंड वाला के पास क्या है? हाई पैथोजेनिक एबिलिटी। तो कैप्सूल क्या करता है? किसी भी सेल को डिसीज कॉजिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि प्रोटेक्शन देता है उसको, हमारी बॉडी लड़ नहीं पाती उससे, है ना? तो इसको कैसे लिखा? अब इतना थोड़ी ना याद करना है ये सब कुछ। हमने कौन सा मतलब टीचर बनना है हमने, लेकिन हमने कौन सा मतलब समझ रहे हो, मतलब हमने सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, टीचर वीचर बाल ना देखेंगे बनना है नहीं बनना। हमें हमारे एग्जाम में नंबर चाहिए, तो नंबर जाने के लिए इतनी नॉलेज आप बस सुन लो और निकाल दो। बस आप इतना याद रखो कि ये करता क्या है? कैप्सूल प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी मतलब एबिलिटी टू काज डिसीज, तुम्हें डिसीज कोज करने में हेल्प करेगा बैक्टीरिया को। अच्छा, एक बैक्टीरिया, अब क्वेश्चन आएगा, एक बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा डिसीज कॉजिंग एबिलिटी रखता है ना? तो उसका ग्लाइकोकेलेक्स है, वो कैसा होगा? उसका ग्लाइकोकेलेक्स कैसा होगा? अब देखो, नाम नहीं बोलेगा स्लाइमर और कैप्सूल, बोलेगा उसका ग्लाइकोकेलेक्स टफ होगा या लूज होगा। तो क्या आंसर दोगे? टफ होगा। टफ होगा। कोई डाउट? इस पूरे पेज में, इस पेज में बहुत सारे मतलब कंटेंट है। पहले इसको मैं अभी सारे के सारे को फ्लो चार्ट में पढ़ाएंगे। अब मुझे बताओ, इस पेज में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ओके, नो बोल सकते हो अगर नहीं है डाउट तो। डाउट है या नहीं है? नो सर। ओके, ठीक है। तो अभी एक और आपको मैं बताता हूँ बैक्टीरिया के बारे में ही। देखो, बैक्टीरिया ना सेल वॉल या सेल एनवेलप की थिकनेस के ज़्यादा अच्छा आंसर सेल वॉल है। सेल वॉल या सेल एनवेलप की थिकनेस के मुताबिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या मैंने बोला? सेल वॉल और सेल एनवेलप की थिकनेस के मुताबिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। कौन से? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ रहे हो? अच्छा, अगर किसी बैक्टीरिया की, क्या मैंने बोला? अगर किसी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर सेल वॉल थिन है तो क्या बोलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इतना भी याद कर लोगे ना तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पूछेगा, लेकिन ठीक है, हम आगे भी करेंगे थोड़ा सा ना कि सेल वॉल थिक है थिन है। ठीक है, आपको दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं अभी आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दो स्ट्रक्चर नज़र, है ना? अच्छा, अब मुझे बात बताओ, इसमें से जो पहला स्ट्रक्चर, ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, आपको एक ग्रीन कलर की लेयर नज़र आ रही है सबसे आउटर वाली, इसका नाम क्या है? ग्लाइकोकेन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर नज़र आ रही है सेल वॉल, और जो सबसे अंदर है सेल मेम्ब्रेन। यही लेयर्स आपको यहाँ भी नज़र आ रही हैं, है ना? यहाँ भी नज़र आ रही है। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखो, आपको, अच्छा अभी आप खुद सोचो थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा स्पेस की बात नहीं करनी, लेयर्स की थिकनेस की बात करनी है। क्या कहा मैंने? लेयर्स की थिकनेस की बात करनी है, तीनों लेयर्स की मिलाकर, और सेल वॉल की भी मिला लेना चाहे, लेकिन तीनों। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जो वो बात बताऊँगा, जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल हमारी किसकी बनती है मेनली? पेप्टाइडोग्लाइकन की। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, इनमें जो सेल वॉल है ना, वो दो चीज़ों की बनती है, एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन की और दूसरी लाइपोपॉलीसैकेराइड की। किसकी बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, लाइपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, देखो मेरी स्पेलिंग ना, मैं खुद भी नहीं देखता स्पेलिंग में, जो भी लिखता हूँ मैं बस लिख देता हूँ, जो मुझे अच्छे लगे ना, स्पेलिंग जैसे ही अच्छे लगे मैं वैसे लिख देता हूँ। तो आप देख लेना, मतलब सो एक्चुअल स्पेलिंग क्या है ना? मेरे मार्क्स सारे उसी से कटते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू लेयर्स, वन इज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, अनदर वन इज ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो लेयर है उसकी कौन सी है? लाइपोपॉलीसैकेराइड और पेप्टाइडोग्लाइकन की। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एक ही लेयर होती है, उसमें क्या, उसका नाम, वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर आप मेरी बात सुनो, आपको ध्यान से देखो, जो हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मैंने बनाया है, वहाँ पर आपको एक एस डाला है मैंने सबके बीच में। क्या डाला है? एस। इनमें ना एक एसिड मिलता है, इनकी जो सेल वॉल है उसमें एक एसिड मिलता है, उसका नाम क्या है? टिकोइक एसिड। क्या नाम है? टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड। ठीक है,
लेकिन क्या टिकोइक एसिड मैंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बनाया है? नो सर। नहीं बनाया, है ना। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं मिलता, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आपको दिख रहा होगा कि जो ये सेल वॉल है ना, जो हमारी सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, और जो ये सेल वॉल है, इसके बीच में एक खाली स्पेस है। क्या बोला मैंने? हमारी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में खाली स्पेस है ना। जो ये खाली स्पेस है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या नाम है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। अब जो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, ये क्या करती है? इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। एक मिनट, इसका मुझे कलर अच्छा सा ले लेने दो। हाँ, इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या रहते हैं? एंजाइम्स रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। अलग अलग तरह के एंजाइम भी रहते हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स कैसे? हाइड्रोलिटिक, यानी किसी भी चीज़ को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? किसी भी चीज़ को तोड़ने वाले एंजाइम, समझ लो, मतलब किसी भी चीज़ को ख़राब करना है या तोड़ना है ना, तो वो एंजाइम्स का होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? एंजाइम पेरीप्लाज्मिक स्पेस में, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक चीज़ बताओ, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पहले मुझे ये बताओ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहाँ होती है? ग्राम नेगेटिव में, ग्राम पॉजिटिव में? ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव में होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये दोनों दो तरह के आंसर। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा कहाँ होती है, तब आंसर क्या दोगे? ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव? ग्राम नेगेटिव इसमें तो होती सर। नहीं, ये पता क्या है, ये वो लिख देना कि नहीं होती तो मान लेना, लेकिन अगर वो ऐसा लिख दे कि इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, मतलब ग्राम पॉजिटिव में कम होती है ना। अब ये क्या करूँ मैं, तो पॉजिटिव में ऐसा ये एरो डालते हैं अपन, है ना। ग्राम पॉजिटिव में कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है, तब भी ठीक करना है, समझ रहे हो? अरे क्या पता थोड़ी बहुत हो, समझ रहे हो। लेकिन ज़्यादा किस में होती है? ग्राम नेगेटिविटी में, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि अच्छा, अब मुझे बताओ, इसके अंदर एंजाइम्स हैं चीज़ों को ख़राब करने वाले, है ना। तो ज़्यादा डिसीज कॉजिंग कौन सा होगा? वो कौन सा बैक्टीरिया जो ज़्यादा बीमारियां करता है या जो ज़्यादा लड़ने की क्षमता रखता है? ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव? नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा है और उसमें क्या है, तुम आपके मतलब वो ज़्यादा करते हैं, है ना, मतलब वो डिसीज ज़्यादा करने की क्षमता रखता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सेल वॉल आपकी मेनली किसकी बनी होती थी? पेप्टाइडोग्लाइकन। अगर मैं पेप्टाइडोग्लाइकन के मुताबिक ही देखूं, है ना, तो मुझे बताओ सेल वॉल थिक किसकी होगी? ग्राम नेगेटिव की या ग्राम पॉजिटिव की? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव। अरे भाई, इसकी सारी की सारी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। हमें मेन मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन से है ना। तो सेल वॉल किसकी थिक होगी? ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव की थिक होगी, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब इसको पता क्या करते होते हैं, इसको ना ऐसे डाल के ना, ऐसे मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई पॉइंट्स नहीं बनाने आपने सिर्फ डायग्राम याद रखनी है, एक आध बार बना लेना। जब डायग्राम बनाओगे ग्राम नेगेटिव की तो समझ आ ही जाएगा कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, यहाँ नहीं बनाई है अपन ने, या कम बना लेना, है ना। समझ आ ही जाएगा कि यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन की है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन की है, यहाँ पर सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन है तो ज़्यादा सेल वॉल है। समझ आ जाएगा कि टेकोइक एसिड है, यहाँ पर टेकोइक एसिड नहीं मिलता, है ना। और लिखा तो हुआ ही है, फिर सेल वॉल थिकर है, सेल वॉल थिनर है, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपको वैसे क्लियर। अच्छा, ये भी समझ आ जाएगा कि क्योंकि पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ना, और मैंने बोला कि यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं, तो ये डिसीज़ ज़्यादा कर सकता है, ये डिसीज़ कम करता है। तो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो ही जाएंगे। कोई डाउट है तो मुझे पूछो। नहीं है तो नो बोलो। सर कलर से रिलेटेड भी होता है इनका, है ना? हाँ हाँ, वो से रिलेटेड मेरी बात सुनो। एक्चुअली में अभी मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं। आखिरकार ये ग्राम नेगेटिव, मेरी बात सुनो, सेल वॉल थिक है या सेल वॉल थिन है, उससे पॉजिटिव नेगेटिव शब्द क्यों आया वो नहीं मैंने आपको बताया। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया वो अलग कंसेप्ट है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि अगर उसको ग्राम पॉजिटिव कह रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, समझ, मैंने फीचर्स बताए अभी तो आपको सिर्फ इनके, समझ रहे हो? ओके सर। है ना। अब मुझे एक बात बताओ, आपने देखा आप हमारे दही खाते हैं, हम खाते हैं ना दही, तो दही में जो बैक्टीरिया होता है
वो ग्राम नेगेटिव होगा या ग्राम पॉजिटिव? पॉजिटिव सर। ग्राम कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, कारण क्योंकि भाई वो तो डिसीज नहीं करता नहीं है ना। पर लेकिन ये कंसेप्ट आप डिसीज से मत याद रखना, आप जनरल याद रखना कंसेप्ट कि मतलब वो कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लैक्टोबैसिलस वाला कि वो कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ किसका, ग्राम स्टेनिंग का, है ना। ग्राम स्टेनिंग मैं आपको कल पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, देखो ग्राम स्टेनिंग क्या कहती थी, ग्राम स्टेनिंग कहती थी कि एक साइंटिस्ट थे ग्राम, है ना, उन्होंने ना क्या किया, क्रिस्टल वॉयलेट नाम की एक डाई यूज़ करी। ठीक है, और अल्कोहल यूज़ किया। उन्होंने क्या किया, जो XYZ कोई डाई यूज़ की उसको उन्होंने एक प्लेट पे डाल दिया। ठीक है, सपोज करो इस प्लेट पे डाल दिया और उन्होंने देखा कि सभी के सभी बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो गए। कौन से कलर के हो गए? पर्पल कलर के। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्या डाल दिया उसके ऊपर, मतलब उसको अल्कोहल डाल दिया उसके ऊपर। क्या डाल दिया उन्होंने? अल्कोहल। जैसे ही उन्होंने अल्कोहल डाला, है ना, जैसे ही उन्होंने अल्कोहल डाला तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे थे जिन्होंने अपना कलर लाइट हो गया, मतलब जिनका कलर लाइट हो गया, है ना, जैसे अब लाइट हो गया, है ना। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने कलर नहीं छोड़ा अपना, जिन्होंने कलर अपना नहीं छोड़ा। जैसे इन्होंने कलर नहीं छोड़ा, और जो इस जैसे जो ये लेफ्ट वाले हैं, सपोज करो यहाँ पर मैं लेफ्ट लिख रहा हूँ, है ना, ये देखो, ये मैं यहाँ पर लेफ्ट लिख रहा हूँ, ये राइट लिख रहा हूँ। राइट वालों ने कलर नहीं छोड़ा, लेफ्ट वालों ने कलर छोड़ दिया, है ना। तो जिन्होंने कलर छोड़ दिया ना, मतलब लीव कर दिया, तो इसको बोल दिया ग्राम नेगेटिव, और जिन्होंने नहीं छोड़ा उसको बोल दिया ग्राम पॉजिटिव। तो मैं कल लिखवा दूंगा आपको कि ग्राम नेगेटिव कौन सा, ग्राम पॉजिटिव। अभी समझ आ गया ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव नाम कैसे आए? यस। ठीक है, अब कलर क्यों नहीं छोड़ा, क्या सिस्टम था, वो कल बताऊंगा आपको। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में थोड़ा सा भी बता दूंगा ना, अल्फा अमीनो एसिड और वो सब, है ना। तो कोई बात नहीं, आज के लिए अपन इतने ही करते हैं, आज ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी नई स्टार्ट किए। तो हाँ, आप ऐसा करो, अभी यहाँ देखो, ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ लेना, है ना। ओवरव्यू ऑफ द सेल है ना। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ द सेल, मेरी बात सुनो, ओवरव्यू ऑफ द सेल में क्या है, यहाँ तक पढ़ सकते हो। ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखवाई, लेकिन आपको बता दी है कि राइबोसोम कैसी है, नॉन मेम्ब्रेन मोनोऑर्गेनेली है, बोथ यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में मिलती है। राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, ये आपको एक चीज़ रहती है बताने वाली, है ना, कि राइबोसोम और भी कहीं मिलती है ना, साइटोप्लाज्म के अलावा, है ना। ठीक है, तो ठीक है, इस पैराग्राफ को चलो छोड़ देना, ये कल अपन कर लेंगे कंप्लीट, है ना। ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है आपने, ये वाला पैराग्राफ कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक, ओवरव्यू ऑफ द सेल वाला पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल वाला पैराग्राफ आपने, अच्छा, क्लासमेट भी पढ़ा है अभी। ठीक है, चलो थोड़ा और करते हैं आज, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, पहले मुझे बताओ, सेल एनवेलप खत्म होता है, सेल एनवेलप में कोई डाउट तो मुझे बताओ, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में। नहीं है तो नो बोलो। नो। ओके, जो मैंने आपको बताया उसमें बस इतना याद रखना कि ग्राम नेगेटिव लूसीज स्टेन, है ना, और कुछ याद रखो ना रखो। स्टेन किसका? क्रिस्टल वायलेट का। उसका बड़ा प्रोसेस होता है। हाँ, सर स्लाइम लेयर का फंक्शन रिपीट कर। किसका? स्लाइम लेयर का। स्लाइम लेयर चिपकने में हेल्प करती है, और किसी भी चीज़ को सूखा रहे, वो चीज़ सूखी रहे, मतलब गीली ना, मतलब किसी भी चीज़ को डेसिकेशन में होता है कि मतलब मैं इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आपको बता, मतलब आप ये समझो कि चिपचिपी लेयर है तो उस चीज़ को सूखने से हेल्प करेगी ना, कि सूखे ना वो चीज़, समझ रहे हो। और अगर कोई एक ही फंक्शन याद करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बस याद रखो अटैचमेंट में हेल्प करती है, समझ रहे हो। लूज स्टेन, जो स्टेन को छोड़ दे तो नेगेटिव है, और स्टेन को ना छोड़े ना, कीप स्टेन, तो कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव। तो ये जब मैं नोट्स ये आगे लिखूंगा तो ना ये भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी के लिए इतना याद रखो, है ना। तो अब देखो, अब प्रोकैरियोटिक सेल में जो हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं वो है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। क्या नाम है?
न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या जेनेटिक मटेरियल। देखो आप में से इनमें से आप जेनेटिक मटेरियल नाम को जानते हो, मैं बता चुका हूँ। न्यूक्लियोइड भी आपको बता चुका हूँ। जीनोफोर बायोलॉजी में जब हमारा फोर का मतलब होता है बीरिंग। क्या मतलब होता है? बीरिंग मतलब कुछ चीज़ को धारण करने वाला, जिसके ऊपर कोई चीज़ रखी जाए, है ना। जीनो मतलब जीन को रखने वाला, वो स्ट्रक्चर जो जीन को रखे, जीनोफोर। नाम मुझे लगता है समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, ये बैक्टीरियल सेल है, और ये क्या है, जीनोफोर या डीएनए, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, है ना। सर आपने देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, मैंने जो जीनोफोर का जो एरो है ना, वो तो पूरा बना दिया साथ में अटैच करके, है ना, लेकिन इसको नहीं अटैच किया। देख पा रहे हो, है ना। देखो न्यूक्लियोइड इस पूरी बॉडी का नाम है, और जो जीनोफोर है ना, एक्चुअली पता क्या है, ये भी जीनोफोर है और यूक्रियोट में भी जीनो, चलो छोड़ो वो कंसेप्ट रहने दो, है ना, वो कंसेप्ट रहने दो। आप तो बस इतना याद रखो कि ये भी क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जीनोफोर, और ये क्या है, न्यूक्लियोइड। आप दोनों को ही लगा देना, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों एरो जोड़ देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, अब जो हमारा डीएनए है ना, डीएनए उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक याद करनी ही करनी है। कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए सिंगल होता है, यानी एक ही होता है, सर्कुलर, सर्कल में होता है, डबल स्ट्रैंडेड। देखो मेरी बात सुनो, अब सर सिंगल भी बोल रहे हो, डबल भी बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। आपने माला पहनी कभी? माला, हार पहना है, हार आपने, ये मैंने माला पहना दिया आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपने कभी एक शब्द सुना, रानी हार, जो रानियां पहनती थी, उसमें क्या रहता था, वो ऐसा होता था, वो समझ रहे हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जो ये रानी हार होता है, माला तो ये भी एक ही है, समझ रहे हो, लेकिन इसके अंदर स्ट्रैंड 2 हैं। माला तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रैंड 2 हैं। उसी तरह से डीएनए तो सिंगल ही है, लेकिन उसके अंदर स्ट्रैंड 2 हैं, समझ, जैसे रानी हार होता है, समझ लो। रानी हार को अगर सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, तो आपको तीनों चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको क्या, प्रीमिटिव टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी पुराना जेनेटिक मटेरियल है, सही बात है ना। मटेरियल इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। नेक्ड जेनेटिक मटेरियल, मेरी बात सुनो, अब नेक्ड जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है, वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उस मेम्ब्रेन के अंदर होता है। किसी भी सब्सटेंस को बाहर या अंदर जाने के लिए परमिशन देनी पड़ती है। न्यूक्लियोपोरिन्स नाम के प्रोटीन होते हैं, वो सब कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये पॉइंट भी क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है ना, बिकॉज इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा मेरी बात सुनो, आपको पता है हमारे एक सेल का डीएनए की लेंथ कितनी होती है? हमारे एक सेल के डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। अगर मैं सारे के सारे डीएनए को, हमारे सेल के सारे के सारे डीएनए को इकट्ठा जोड़ दूं एक से एक, तो कितना हो जाएगा, 2.2 मीटर। और इतने बड़े डीएनए को हमने क्या करना है, छुटकू से सेल में डालना होता है। तो छुटकू से सेल में डालने के लिए क्या होता है, आप पतंग उड़ाइए कभी, पतंग देखिए, पतंग उड़ती हुई, चलो उड़ाई नहीं तो, हाँ जी, है ना। अब जो पतंग होती है ना, उसमें क्या होती है, डोरा होती है ना, डोर जिसे हम बोलते हैं। वो डोर चरखड़ी के आजू बाजू में बंधी होती है ना। तो उसी तरह से ये जो चरखड़ी है ना, ये प्रोटीन तरह, इसका क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन। सारे का सारा डीएनए, डोरा कितनी लंबी होती है, तो और छोटी सी चरखड़ी में बंधी होती है। उसी तरह से हमारा जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको छोटी सी चरखड़ी में बांधा होता है। उस चरखड़ी का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स। लेकिन वो चरखड़ी किसको मिलती है, यूकैरियोट को। प्रोकैरियोट में वो चरखड़ी नहीं होती। प्रोकैरियोट में एक एक्स्ट्रा तरह के प्रोटीन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड प्रोटीन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड प्रोटीन। या हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और न्यूक्लियोइड प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है ये भी समझ आ गया होगा आपको, है ना। ये पॉइंट तो थे इसी चैप्टर के। एक पॉइंट मैंने उठाया क्योंकि एमबीआई का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, है ना, वो भी मैंने इसी में लिख दिया है ना, क्योंकि ये लगभग रिवीजन क्लास जैसी क्लास है। तो या ये कह लो कि अभी आप बच्चे मैच्योर इनफ हो, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर मिक्स कर दिए, आगे भी यही देखोगे। तो अब देखो, जीसी टाइप ऑफ डीएनए मिलता है। क्या मिलता है, जीसी टाइप ऑफ डीएनए। देखो मेरी बात सुनो, जो हमारा डीएनए रहता है ना, डीएनए, है ना। अब डीएनए क्या रहता है, डीएनए में हमारे क्या रहता है, गुआनिन, 4 बेस पेयर होते हैं, यहाँ रखो, ठीक है। गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन आएगा, यूरासिल आएगा, बताओ इसमें सर डीएनए में थायमिन आएगा, आरएनए में यूरेसिल, थायमिन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 बेस पेयर रहते हैं।
अच्छा, अब जो हमारा डीएनए है ना, जो बैक्टीरियल डीएनए, उसमें ना ये बहुत मिलते हैं, सी और जी। तो इस तरह के डीएनए जिसमें सी और जी ज़्यादा मिले उसको बोलते हैं जीसी टाइप ऑफ डीएनए, और जहाँ पर ए और टी ज़्यादा मिले उसको बोलते हैं एटी टाइप ऑफ डीएनए। तो हमारा बैक्टीरिया सेल कौन सा डीएनए है? जीसी टाइप ऑफ GP। है ना, इज प्रेजेंट विच इज मोर। और वो बोलते हैं जीसी टाइप ऑफ डीएनए ना ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको बता दूँ या याद कर लोगे? चलो सुन लो, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। ये जी है, ये सी है, ये ए है, ये टी है। इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें 1 2 3 बॉन्ड है। बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 बॉन्ड वाला। 3 बॉन्ड वाला, सिंपल। तो जीसी टाइप ऑफ डीएनए विच इज मोर थर्मोली स्टेबल देन एटी टाइप ऑफ डीएनए। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। न्यूक्लियोइड के इतना याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, नो सर। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्लास्मिड। क्या है? प्लास्मिड। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि मेन डीएनए मटेरियल तो न्यूक्लियोइड है, इसके अलावा छोटा सा एक डीएनए मटेरियल और होता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोइड ग्रीन कलर का बनाया मैंने, ये ध्यान रखना। प्लास्मिड है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का। ठीक है, तो प्लास्मिड क्या है? एक्स्ट्रा जीनोमिक या क्रोमोसोमल डीएनए। इन सम बैक्टीरिया अदर देन जीनोमिक डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट। ये कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। कैसा होता है? सर्कुलर भी और डबल स्ट्रैंडेड भी। अच्छा, वहाँ पर भी सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड लिखा था, तो कौन सी चीज़ मिसिंग है दोनों में? उसमें कौन सा पॉइंट ज़्यादा था? सिंगल। वो कैसा था? सिंगल था, वो एक ही होता था। लेकिन ये क्या है? ये मल्टीपल होते हैं। मैंने बनाया एक है, चाहे आप और बना लेना। मतलब आपकी एनसीईआरटी लिखती है लाइन, मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए सेम प्लास्मिड कैन बी प्रेजेंट। समझ रहे हो? तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देखो, प्लास्मिड को डिवाइड होने के लिए डीएनए की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये डिवाइड कर जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक स्पेशल साइट होती है, उसको बोलते हैं ओरी, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI याद कर लो, ORI साइट प्रेजेंट रहती है जो हेल्प करती है डिवीजन में। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लेना है ना, अभी तक मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, कई बार क्या होता है, सपोज करो हमने इस सेल, ये 2 सेल हैं, ठीक है, हमने इस सेल से इन्फॉर्मेशन इन 2 सेल में पहुंचानी है। समझ लो, और हमें पता है इन्फॉर्मेशन, कौन सा मटेरियल इन्फॉर्मेशन कैरी करता है बॉडी में? जेनेटिक मटेरियल। और मेरे पास 2 जेनेटिक मटेरियल हैं, एक तो ये है और एक ये है। लेकिन ये तो है मेन जेनेटिक मटेरियल, है ना? ये निकाल लिया तो सेल ही मर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पहुँचानी है मैं इसमें डाल देता हूँ। किस में डाल देता हूँ? इसमें, और उसको यहाँ पहुँचा देता हूँ। समझ लो, इन्फॉर्मेशन तो मैंने बाहर से ली, मेरा विकल्प कौन बना? मुझे हेल्प किसने करी इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में? प्लास्मिड में। तो जो बंदा हेल्प करता है या जो व्हीकल का काम करता है ना, व्हीकल का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो प्लास्मिड एक्ट एज एन वेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपके सेल को ना कुछ करेक्टर्स प्रोवाइड करता है, कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर्स। मेरी बात सुनो, अब ये क्या करता है? एक्स्ट्रा करेक्टर्स प्रोवाइड करता है ना? तो जो कोई एक्स्ट्रा करेक्टर प्रोवाइड करे ना, इसको बोलते हैं कौन से करेक्टर? फिनोटिपिक, यानी जो दिखे हमें सेल में, है ना? तो अच्छा मुझे बताओ, अगर वो करेक्टर इतने ही ज़रूरी होते कि सेल मर जाए उसके बिना, तो उसको बोलते हैं हम एसेंशियल करेक्टर। क्या बोलते हैं? एसेंशियल। अच्छा, एसेंशियल करेक्टर होता तो हम उसको, तो फिर तब तो हमने उसको मेन जेनेटिक मटेरियल में रख देना था। इसलिए जो प्लास्मिड करेक्टर प्रोवाइड करता है वो एसेंशियल नहीं होते, लेकिन बेनिफिशियल होते हैं, फ़ायदा करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उसके बिना हम मर ही जाएंगे। जैसे सपोज करो, अब किसी के बंदे के पास कार नहीं है, तो कार हमें बेनिफिट देती है, लेकिन कार के बिना कोई मर जाएगा क्या अगर उसके पास कार नहीं है? नहीं है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो उसी तरह से प्लास्मिड प्रोवाइड बेनिफिशियल करेक्टर्स बट नॉट एसेंशियल करेक्टर्स। समझ लो, अब वो कौन सा करेक्टर प्रोवाइड करता है? उससे प्लास्मिड 4 तरह का होता है, R प्लास्मिड, F प्लास्मिड, RI प्लास्मिड, TI प्लास्मिड। आप 3 याद कर लो, बहुत है। RI मत करना, रूट इंड्यूसिंग प्लास्मिड, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन में कराऊंगा। हालांकि मतलब इस चैप्टर में उसका लेना देना भी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, लिख दिया मैंने, ताकि जब रिवाइज करोगे ना कभी तो चीज़ें रिलेट कर पाओगे। ठीक है, R प्लास्मिड प्रोवाइड। अच्छा, R प्लास्मिड क्या करता है? बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से बचाता है। तो क्या करता है? बैक्टीरिया को कठोर बनाता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस। F प्लास्मिड क्या करता है? फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। F से फर्टिलिटी याद रखना। TI मतलब ट्यूमर करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन सा? TI प्लास्मिड। और RI रूट बनाने में हेल्प करता है प्लांट में। तो इसको मत भी याद करोगे तब भी चल जाएगा, हम जेनेटिक्स में याद करवाऊंगा मैं इसको, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में भी करवाऊंगा। तो बाकी फिर भी थोड़ा हिंट ले लो। R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। F का मतलब फर्टिलिटी, RI का मतलब रूट इंड्यूसिंग, और TI का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग।
इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ, और अगर नहीं है तो नो बोलो। नो सर। ओके, तो ठीक है। अब आपका मेरी तरफ से पता क्या है, मैंने आपको 2 पैराग्राफ तो बता दिए थे जो आप पढ़ सकते हो, है ना, और बता रहा हूँ पैराग्राफ कौन से पढ़ सकते हो ना। प्रोक्रेटिकल आप सारा पढ़ सकते हो अब यहाँ तक बिना किसी डाउट के, ठीक है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, मीसोसोम, इसके कैरेक्टरिस्टिक देयर सेल फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सारा पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ये पढ़ सकते हो। उसके बाद आप सेल एनवेलप की बात कर लेते हैं अपन, है ना। अब आप सेल एनवेलप भी पढ़ सकते हो, है ना। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बता दिया मैंने, स्लाइनियर कैप्सूल सेल वॉल बता दिया, है ना, यहाँ तक पढ़ सकते हो। मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोट, हर एक लाइन मैंने बता दी है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक। कल हम ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस वी विल स्टार्ट। एनी डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू बेटा, आप लोग जा सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।